गृह मंत्री शिंदे ने पूछा सवाल, पैसा लेने वाले जम्मू कश्मीर के मंत्रियों के नाम बताए जनरल वीके सिंह। और अभी भी खतरे की जद में केदारपुरी, केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे बना गड्ढा। एएसआई के निदेशक ने भी माना सुरक्षा की दृष्टि से है खतरनाक। जम्मू कश्मीर में तख्ता पलट की साजिशों के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह के बयान पर एक बार फिर पखेड़ा खड़ा हो गया है। अपने कार्यकाल में जम्मू कश्मीर सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों को लेकर लग रहे आरोपों के बीच पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने मंगलवार को कहा कि राज्य के कुछ मंत्रियों को सेना पैसा देती रही है। उन्होंने जोड़ा कि यह तो आजादी के समय से चले आ रहा है। जनरल सिंह ने दावा कि जम्मू कश्मीर में हालात स्थिर बनाए रखने के लिए सेना वहाँ के कुछ मंत्रियों को निश्चित रकम देती रही है और यह आजादी के समय से ही चला आ रहा है। जनरल सिंह के इस बयान के बाद राज्य और केंद्र से इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने वीके सिंह के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे ने सिंह से कहा कि वह जम्मू कश्मीर के उन राजनीतिज्ञों के नाम बताएं। जम्मू कश्मीर के मंत्रियों को सेना से पैसा मिलने के पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। शिंदे ने कहा कि वीके सिंह उन राजनीतिज्ञों के नाम बताएं जिससे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर पिछले 16 महीनों से जेल में बंद वाईएसआर प्रमुख जगन मोहन रेड्डी आखिरकार जेल से रिहा हो गए। सीबीआई की विशेष अदालत में मंगलवार को उनके चचेरे भाइयों अविनाश रेड्डी और यशवंत रेड्डी ने 2-2 लाख रुपए की 2 जमानत राशियां भरी। उनकी रिहाई के मद्देनजर जेल के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई थी। उन्हें सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने सशर्त जमानत देते हुए कहा था कि उनकी तरफ से 2-2 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशियों की 2 जमानत अर्जियां दी जाएं। सभी आवश्यक दस्तावेजों को सौंपे जाने के बाद वो जेल से बाहर आए। जगनमोहन रेड्डी के बाहर आते ही कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। वो आय से अधिक संपत्ति के मामले में पिछले साल मई से ही जेल में बंद थे। दरअसल सीबीआई ने जगनमोहन रेड्डी को पिछले साल 27 मई को गिरफ्तार किया था। उन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई थी और आज उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान में आए तेज भूकंप से दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.8 दर्ज की गई। 5 से 20 सेकेंड तक लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र मध्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान में फैसलाबाद रहा। पाकिस्तान के कराची में काफी हलचल महसूस की गई। लोग घरों से बाहर निकल कर आए। भारत के जयपुर में भी लोगों में काफी हलचल देखने को मिली। दिल्ली में ऊंची इमारतों में झटके के बाद काफी डर का माहौल रहा। देहरादून में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड के कई शहरों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप के चलते लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। आपको बता दें कि भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड डेंजर जोन 5 में आता है। हालांकि राहत की बड़ी बात यह कि इस भूकंप से किसी प्रकार की कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भूकंप को लेकर कहा यह जा रहा है कि जमीन के 10 किलोमीटर भीतर इसका केंद्र था। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने भोपाल में होने वाले महाकुंभ पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने बुर्के बनवाए हैं। वहीं बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के इस बयान को फर्जीवाड़ा बताया है। भोपाल में भाजपा की होने वाली रैली के लिए बुर्के खरीदने का आरोप राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने लगाया है। उन्होंने खरीदे गए बुर्के का बिल भी दिखाया। उन्होंने भाजपा पर यह आरोप लगाया है कि वह बुर्का खरीदकर यह जताना चाहती है कि मुस्लिमों का समर्थन भी उसे प्राप्त है। बीजेपी ने इस बयान को दिग्विजय सिंह का फर्जीवाड़ा करार दिया है। पार्टी का कहना है कि यह रैली को नाकाम करने की साजिश है। वहीं भाजपा पर आरोप लगाया है कि इंदौर से बुर्कों को खरीदा गया है और उनकी कीमत 44 लाख रुपए है, जिसका अब तक 42 लाख रुपए का भुगतान भी हो गया है। मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में बीएसपी विधायक नूर सलीम राणा और बीजेपी विधायक सुरेश राणा को जमानत मिल गई है। तो वहीं दूसरी ओर इस सिलसिले में
बीजेपी विधायक संगीत सोम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उनकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई भी की गई। बीएसपी विधायक नूर सलीम राणा और बीजेपी विधायक सुरेश राणा पर मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण देने और धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप है। इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी हुई थी और कोर्ट ने दोनों को 14-14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा था, जिसके बाद बीएसपी और बीजेपी विधायक ने ACJM 2 कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों को जमानत दे दी, तो वहीं बीजेपी के विधायक संगीत सोम की जमानत याचिका पर सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है। बीजेपी विधायक संगीत सोम पर अन्य धाराओं के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगा दिया गया है। 2 दिन पहले ही सोम ने जुलूस के साथ अपनी गिरफ्तारी दी थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट KP सिंह ने बीजेपी विधायक संगीत सोम की जमानत याचिका नामंजूर कर दी। हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब और कौमी एकता की मिसाल के रूप में देखी जाने वाली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आतंक का साया फैलाने वाले आतंकियों के खिलाफ आज राजधानी जयपुर के अंदर NIA मामले की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। असीमानंद और भरत रेतेश्वर समेत इन 7 आरोपियों के खिलाफ 302, 307, 295A और 120B जैसी गंभीर धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। साथ ही इनके खिलाफ 323 धारा को हटा दिया गया है। इससे पहले NIA ने अपनी चार्जशीट पेश करने के दौरान 323 धारा भी लगाई थी, लेकिन आरोप तय होने के वक्त उस धारा को हटा दिया गया है। फिलहाल इस मामले पर अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होनी है। अब देखना यह है कि हमारे प्रदेश की फिजा को बिगाड़ने वाले इन आतंकियों के खिलाफ अदालत का रवैया क्या रहता है। उत्तराखंड में नौकरशाही और राजनीतिज्ञों का अलग ही गठजोड़ नजर आ रहा है। जी हां, साल दर साल नौकरशाह सरकारी नौकरी से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनका एडजस्टमेंट उतनी ही तेजी से भी हो रहा है। साफ है, प्रदेश में नौकरशाह भले ही बूढ़े हो गए हों, लेकिन सरकारें उनके लिए नई नौकरी का इंतजाम हमेशा कर देती है। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहें। प्रदेश में नई भर्तियां खुलने का नाम नहीं ले रही हैं। बेरोजगारों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। उनके लिए पद सृजित होते नहीं हैं। सरकारें इसके लिए आर्थिक तंगी का हवाला देती हैं, लेकिन उत्तराखंड में नौकरशाही की एक लंबी फौज है जो बूढ़े हो गए हैं लेकिन रिटायर नहीं। जी हाँ, वक्त वक्त पर सरकारें अपने प्रिय और वफादार नौकरशाहों को सरकारी पदों से हटाते ही दूसरे सरकारी पदों पर एडजस्ट करने में देर नहीं लगाती हैं। प्रदेश में पिछले कुछ सालों में जितने भी मुख्य सचिव रिटायर हुए हैं, उनमें से सभी मुख्य सचिव पद से रिटायर होने के पहले ही सरकार की कृपा पाकर सरकारी पदों पर नियुक्ति पा चुके हैं। वहीं ऐसा ही हाल कई IAS व IPS अधिकारियों का भी है, जिनका रिटायरमेंट बाद में उनका एडजस्टमेंट पहले कर दिया जाता है। हालिया दिनों में 2 IAS अधिकारियों को सरकारी एडजस्टमेंट मिला तो काफी हंगामा भी हुआ। इसमें IAS सुवर्धन को राज्य निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया। वहीं हालात देखिए, आगामी दिसंबर में रिटायर होने से पहले ही IAS अधिकारी MC उप्रेती ने 6 माह पहले ही अपना स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेकर लोक सेवा आयोग में सदस्य पद ग्रहण करके 6 साल तक की अपनी सरकारी नौकरी पक्की कर ली। साफ है, जिस शासन काल में जिस अधिकारी की सरकार से अच्छे संबंध है, उस अधिकारी को उतनी अच्छी पोस्ट मिलने में देरी नहीं होती। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि कई अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्हें सरकारी नौकरी में रहते हुए नकारा समझा जाता है। वो रिटायरमेंट के बाद सरकार के लिए उपयोगी कैसे साबित हो सकते हैं। वही जानकारों के अनुसार इससे साफ है कि सरकार और अधिकारियों में किस तरीके का गठजोड़ रहा है। कैसे अधिकारी सरकार के बेजा कामों में हामी भरते हैं और रिटायरमेंट के बाद मनमाफिक एडजस्टमेंट पाते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों की जांच के लिए KN मिश्रा के नेतृत्व में बनाई गई है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल। KN मिश्रा IG मेरठ और DIG सहारनपुर को करेंगे रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर और आसपास के जनपदों में हुई हिंसक घटनाओं की विवेचना के लिए SIC का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा और इसके लिए KN मिश्रा को तैनात कर दिया गया है। इस सेल में 2 अपर पुलिस अधीक्षक, 3 पुलिस उपाधीक्षक और 20 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक मेरठ जोन को ये सेल अपनी रिपोर्ट करेगा। मुजफ्फरनगर और आसपास के जनपदों में हुई हिंसक घटनाओं में 106 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनकी जांच के लिए 29 जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये स्पेशल सेल मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के साथ साथ वहां पे दर्ज हुए 80 मुकदमों की जांच भी करता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी की रैलियां अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन सियासत जरूर शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने तल्ख अख्तियार करते हुए संकेत दिए हैं कि अगर माहौल खराब हुआ तो कार्रवाई जरूर होगी। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने नरेंद्र मोदी की रैली का हवाला देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल की रैली या जनसभा पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर उस रैली से प्रदेश का माहौल खराब होता है तो कानून अपना काम जरूर करेगा।
मुजफ्फरनगर मसले पर सरकार की किरकिरी के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती है जिसकी वजह से विपक्ष और जनता का सामना न कर सके। तभी तो कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने साफ संकेत दिए हैं कि रैली के नाम पर सांप्रदायिकता नहीं फैलाने दी जाएगी। चौधरी ने ये भी कहा है कि रैली पर रोक नहीं है, लेकिन अगर माहौल खराब हुआ तो कानूनी कार्रवाई होकर रहेगी। जिला प्रशासन मोदी की रैलियों को लेकर अपनी परेशानी बता रहा है। आपको बता दें कि मोदी की पहली रैली जनपद कानपुर में 15 सितंबर को है और 16 सितंबर को बकरीद का त्योहार मनाया जाना है। सूत्रों का दावा है कि इसी का हवाला देते हुए इस रैली से अपने हाथ पीछे खींच रहा है वहां का प्रशासन। वहीं बीजेपी अपनी तारीख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी का दावा है कि प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के साथ सभी राजनीतिक दलों को मोदी फोबिया हो गया है। कांग्रेस भी इस पूरे मसले पर भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि चाहे मोदी की रैली हो या सपा का सद्भावना मैच, सब कुछ फिक्स है। एक बार फिर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। ऐसे में यह रैली हो पाएगी कि नहीं, ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आने के संकेत एक बार फिर मिलने शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम नेताओं के मुलायम सिंह यादव को दिए गए सम्मान को वापस मांगने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने सफाई दी है। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव दोनों ही धर्मनिरपेक्ष हैं और इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है, मुलायम सिंह यादव धर्मनिरपेक्ष है, तो आखिरकार ये मुस्लिम नेता मुलायम को दिया सम्मान वापस क्यों मांग रहे हैं? मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद से मुस्लिम संगठनों के निशाने पर बीजेपी तो है ही, लेकिन अब उनके गुस्से के आगे मुस्लिम संगठनों के हिमायती कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव भी नहीं बच पाए। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के बाद सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर से मुस्लिम संगठनों का भरोसा थोड़ा कम हुआ है। मुजफ्फरनगर शामली में हुई हिंसा के बाद खफा ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए हक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना एजाज कासमी ने कहा कि दंगों के बाद से सपा प्रमुख का जो सांप्रदायिक चेहरा सामने आया है वो नरेंद्र मोदी से कम नहीं है। कासमी ने मुलायम सिंह को पत्र लिखकर साल 2001 में संस्था द्वारा दिए गए सम्मान को वापस लौटाने की मांग की है। कासमी ने ये भी कहा कि सांप्रदायिक दंगे तो हिंदुस्तान की किस्मत बन चुके हैं, लेकिन अगर सरकारें चाहें तो मात्र 1 घंटे में इन दंगों पर काबू पाया जा सकता है। फर्जी पासपोर्ट मामले में आचार्य बालकृष्ण की आज देहरादून की सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी हुई। आज इस मामले में उन पर आरोप तय होने थे, लेकिन न्यायिक कार्य विरत होने के कारण उन पर आरोप तय नहीं हो सके। अब उन्हें 15 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना होगा, जिस दिन उन पर आरोप तय होंगे। फर्जी पासपोर्ट मामले में देहरादून की विशेष अदालत में मंगलवार को आचार्य बालकृष्ण पेश हुए। साथ ही संस्कृत महाविद्यालय खुर्जा के प्राचार्य नरेश द्विवेदी भी कोर्ट में पेश हुए। आचार्य बालकृष्ण और प्राचार्य नरेश द्विवेदी पर मामले में मंगलवार को आरोप तय होने थे, लेकिन देहरादून कोर्ट के एक युवा अधिवक्ता का देहांत हो जाने के कारण न्यायिक कार्यों से अधिवक्ता विरत रहे, जिस कारण इस मामले में आज आरोप तय नहीं हो पाए। इस मामले में आचार्य बालकृष्ण और प्राचार्य नरेश द्विवेदी को अब 15 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट से बाहर आने के बाद आचार्य बालकृष्ण ने केंद्र सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली, जिनका कहना था कि केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी उनका और बाबा रामदेव का पतन करना चाहती है। साथ ही उनका कहना है कि लंदन में बाबा रामदेव की जो जांच हुई वो सोनिया गांधी के इशारे पर हुई। आचार्य बालकृष्ण के तेवर कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी के लिए तल्ख थे। कोर्ट से बाहर आते ही उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सोनिया गांधी के इशारे पर ही लंदन में बाबा रामदेव की जो जांच हुई उसे देखकर तो यही लगता है कि क्या बाबा रामदेव कोई आतंकवादी हैं। जिस तरीके का सलूक उनके साथ हुआ उसमें भारतीय उच्च आयोग ने कोई भी कार्यवाही नहीं की, जिसका देश की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। उनका अंतिम संस्कार देवरिया के उनके पैतृक गांव बरहज में सरयू के तट पर किया गया। सपा के राज्यसभा सांसद और पार्टी के कद्दावर नेता मोहन सिंह का पार्थिव शरीर देवरिया पहुंचा तो सभी की आंखें नम हो गयीं। इस मौके पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कई नेता मोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। मोहन सिंह को मुखाग्नि उनके पोते ने दी। अंतिम संस्कार के मौके पर सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के साथ ही प्रदेश सरकार के 18 मंत्री मौजूद थे। सपा के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह का अंतिम दर्शन करने के लिए जिले के दूर दराज से लोग आए हुए थे। लोगों ने उन्हें नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी। मोहन सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर की थी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहन सिंह के निधन पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव और विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने दुख जताया है।
हल्द्वानी में सूबे के श्रम मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। श्रम मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल ने सर्किट हाउस में NHE, PWD, जल संस्थान, वन विभाग सहित कई विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और विकास कार्यों का जायजा भी लिया। इस मौके पर श्रम मंत्री ने आपदा से जिले में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए त्वरित गति से विकास करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। रामपुर से काठगोदाम तक बन रही 4 लाइन के अधिकारियों की बैठक लेते हुए श्रम मंत्री ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राजमार्ग बनाने के आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बैठक में श्रम मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल ने सभी अधिकारियों को आम जनता के कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश भी दिए। इलाहाबाद में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से एक आपात बैठक बुलाई गई। जिस तरह से साधु संतों पर आरोप लग रहा है उसको लेकर एक नया मानक बनाए जाने पर चर्चा की गई। संत आसाराम बापू पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद साधु संतों के नाम पर हो रही किरकिरी को लेकर इलाहाबाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक आपात